बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे किसी ने ये फतह 4 क्रूज मिसाइल की तस्वीर भेजी। मैंने इसको देखा, थोड़ा गौर से देखा, थोड़ा टाइम लगा के देखा, तो मैंने उसको पहला सवाल ये किया कि यार ये तुझे बाबर नहीं लग रहा। अब बाबर आपको पता है कि पाकिस्तान का एक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। उसकी रेंज भी तकरीबन जो है ये 700-800 किलोमीटर बताई जाती है। बाबर वन जो है वो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है। बाबर वन के बाद बताया जाता है कि बाबर वन एक क्रूज मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर एक बाबर 3 क्रूज मिसाइल है जिसको पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल करती है और अपनी अगोस्ता क्लास के सबमरीन के ऊपर से जो है वो इस्तेमाल करती है। तो जब ये मैंने फतेह 4 मिसाइल देखा तो मैंने कहा यार ये तो मुझे बाबर टाइप का एक मिसाइल लग रहा है। अगर आप इसके लॉन्चर को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये जैसे वो जर्ब और हरबा मिसाइल के लॉन्चर्स हुआ करते थे उस तरह का लॉन्चर जो है वो आपको नजर आएगा। तो मैंने कहा यार ये तो एक क्रूज मिसाइल है। लेकिन जो फतेह वन हमने देखा था जिसको पाकिस्तान ने बयानुल मनसूस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया था वो तो बेसिकली एक गाइडेड रॉकेट था। उसके बाद जो फतेह 2 रॉकेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसकी रेंज डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन वो भी एक गाइडेड रॉकेट है। तो ये जो फतेह 4 जब हमारे सामने आता है तो ये तो एक क्रूज मिसाइल टाइप का था, जिस तरह से हरबा है, जर्ब है, बाबर क्रूज मिसाइल है। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम गाइडेड रॉकेट से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फतेह 4 मिसाइल को एक क्रूज मिसाइल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और फिर उसके बाद 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान एक रॉकेट फोर्स जो है उसको बनाने जा रहा है। जब उन्होंने रॉकेट फोर्स का नाम लिया तो मेरे ध्यान में चाइना की रॉकेट फोर्स आई। जिस तरह से आपको पता है कि चाइना के अंदर एक उनकी आर्मी है, एक नेवी है, एक एयरफोर्स है, इस तरह से उनकी एक रॉकेट फोर्स भी है। तो बिल्कुल मेरे ध्यान में उसी तरह से एक स्ट्रक्चर आया कि अब पाकिस्तान की एक आर्मी होगी, एक नेवी होगी, एक एयरफोर्स होगी और एक रॉकेट फोर्स होगी। ये जो फोर्सेज होती हैं ये इस तरह के काम करती हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ देखें तो अमेरिका की पहले 4 फोर्सेज थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। नेवी की आगे से बेसिकली 2 उन्होंने शाखें बना दी हुई थी, एक रेगुलर नेवी और एक मरीन्स। तो इस तरह से वो 4 हो गई। फिर उन्होंने एयरफोर्स के भी 2 टुकड़े कर दिए अमेरिका के अंदर, और एक अमेरिका की एयरफोर्स हो गई जिसको यूएसएएफ बोला जाता है, और एक अमेरिका की स्पेस कमांड बना दी उन्होंने। तो आज इस तरह से अमेरिका की 5 फोर्स कमांड्स हैं। तो यही चीज मेरे जहन में आई कि पाकिस्तान ने भी अब चाइना की तरह जो है, चाइना की तर्ज पे ये एक रॉकेट फोर्स जो है वो तैयार करना शुरू कर दी है, जिसके अंदर फतेह 1 जैसे मिसाइल भी हैं, फतेह 2 जैसे मिसाइल भी हैं और फतेह 4 जैसे क्रूज मिसाइल्स भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? एक तो देखें, आर्टिलरी होती है, नॉर्मल आर्टिलरी होती है, उसका काम होता है कि दुश्मन के ठिकानों के ऊपर, बॉर्डर के नजदीक, या कह लें कि बॉर्डर से थोड़ा सा दूर जो है वो बमबारी करना और अपनी इन्फेंट्री को सपोर्ट देना। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जब पाकिस्तान ने ये फतेह 1 किस्म के रॉकेट्स तैयार किए हैं तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि पाकिस्तान ने ये जिस तरह से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स होते हैं इनकी एक एडवांस फॉर्म जो है वो तैयार की है। और आने वाले दिनों में अगर कभी कोई स्किरमिश होती है, कोई जंग वगैरह होती है, तो ये बड़े नंबर में तैयार किए जाएंगे और बड़े नंबर के अंदर अपने एडवर्सरी के ऊपर जो है वो फेंके जाएंगे। इसकी एक मिसाल हमने मई 2025 के अंदर ऑपरेशन बनियानुल मंसूस के अंदर जो है वो भी देखी कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स और फतेह 1 रॉकेट्स जो है उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर काउंटर स्ट्राइक्स की। इससे पहले अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए थे, पाकिस्तान की तरफ से ये फतेह 1 मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए गए। अब या तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं जिनके अंदर गौरी मिसाइल आ जाता है, शाहीन मिसाइल की सीरीज आ जाती है, उसके अलावा अब्दाली मिसाइल जो है वो आ जाता है, और उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी के पास हतफ सीरीज के मिसाइल्स हुआ करते थे, वो तो खैर मेरे ख्याल से अब खत्म हो गए हैं। लेकिन अब ये शाहीन सीरीज, गौरी और अब्दाली सीरीज जो है वो चल रही है। तो वो जो जितने भी हैं वो सारे के सारे स्ट्रेटेजिक वेपन समझे जाते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान उनमें से किसी को भी फायर करता है तो ये समझा जाएगा कि इनके ऊपर पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो वॉरहेड के तौर पे लगाया हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि ये जो रॉकेट फोर्स अब पाकिस्तान तरतीब देने जा रहा है ना, इसका क्या मकसद है, आज हम बेसिकली कह लें कि इसके ऊपर बात करेंगे। ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, या पाकिस्तान आर्मी जो है क्या वो कोई अपना कमांड स्ट्रक्चर चेंज करने जा रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये एक चौथी फोर्स जो है वो खड़ी हो गई है डेफिनेटली, या कह लें ये मेरा ख्याल है कि इसको कोई 4 स्टार जो है वो हेड करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ होते हैं, एयर चीफ होते हैं, नेवल चीफ होते हैं, इस तरह से रॉकेट फोर्स का भी एक चीफ होगा और इस रॉकेट फोर्स को एक 4 स्टार जो है वो लीड करेगा। इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और फिर वो जो 4 स्टार होगा उसके नीचे 3 स्टार्स होंगे, फिर 2 स्टार्स, और इस तरह से हिरार्की नीचे नीचे चलती चलती एक पूरी प्रॉपर फोर्स जो है वो तरतीब दी जाएगी, और आप कह लें कि एक नया 4 स्टार ऑफिस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ये मेरी सोच है, आगे ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी चीज जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी
अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स को कन्वेंशनल वेपन से जो है वो अलग कर रही है। देखें पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर जो स्किर्मिशेस या जंगें हुई है ना, उनमें बड़ी बड़ी आपको रशिया यूक्रेन की नजर आएगी। वहां पे भी अभी तक तो कन्वेंशनल वेपन्स ही चले हैं। उसके बाद 12 दिन की एक जंग हुई ईरान और इसराइल की, या आप कह लें कि यमन और इसराइल जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते हैं। हौसियों की तरफ से हमले होते हैं, इजरायली और अमेरिकन जो है वो यमन के ऊपर हमले करते हैं। वो भी वहां पे भी कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो चल रहे हैं। यमन के हौसी जो है वो इसराइल के ऊपर क्रूज मिसाइल भी फेंकते हैं, ड्रोन्स भी फेंकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फेंकते हैं। उसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल के ऊपर हमले होते थे। खैर अब वो थोड़े से जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भी कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं, इसी तरह की रॉकेट आर्टिलरी चलती थी या कुछ क्रूज मिसाइल्स वगैरह जो है वो भी हिजबुल्लाह वाले जो है वो फायर करते थे। और खास तौर पे ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो हमने देखा कि ईरान ने तकरीबन 400-500 किस्म के मिसाइल्स जो हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, क्रूज मिसाइल भी थे, वो इसराइल के ऊपर फेंके। जबकि इसराइल की तरफ से ऐसा कोई जमीनी मिसाइल फायर नहीं किया गया, बल्कि इसराइल की तरफ से एरियल अटैक्स जो है वो किए गए। दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो की। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ शो की, ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स या रॉकेट फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो शो की। और आप कह सकते हैं कि इसमें इसराइल का ज्यादा नुकसान हुआ। एक तो वो छोटा मुल्क है, ईरान ऐसा बहुत बड़ा मुल्क है, और जब तक अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए से ईरान की साइट्स के ऊपर अटैक नहीं किया, मैं ये समझता हूं कि ईरान का पल्ला जो है वो भारी था। जब B-2 बॉम्बर्स बीच में आ गए, फिर कहानी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो गई, क्योंकि इसराइल के छोटे साइज होने की वजह से, और फिर उसकी जो आबादी तिल अवीव के अंदर, क्योंकि इसराइल में अगर आप देखें तो आपको एक ही बड़ा शहर जो है वो नजर आता है, और वो है तिल अवीव। हाइफा की पोर्ट जो है वो ईरानियंस ने उड़ा दी। तिल अवीव शहर जो उनका सबसे बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है, उसको बम मार मार के ईरानियंस ने जो है वो तबाह कर दिया। ऐसे ही लगता था जैसे गजा की तस्वीर जो है वो हमारे सामने फिर रही है। तो ईरान ने भी अपनी रॉकेट फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ शो की। लेकिन मेरा नहीं हाल कि सिर्फ इस जंग को देखने के बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने ये डिसाइड किया कि हमारे पास भी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी ये काफ़ी देर से इस चीज़ को प्लान कर रही होगी, और अब ये वक्त आ गया कि उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। तीसरी चीज़ जो मेरी जहन में आती है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स और अपने जो कन्वेंशनल वेपन्स का आर्सनल है उसको अलग अलग कर दिया। देखें, अगर बाबर बाहर निकलेगा तो समझा जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन बाहर आ गया। नसर मिसाइल बाहर आएगा तो समझा जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो बाहर निकाल दिए पाकिस्तान ने। अब्दाली, शाहीन, गौरी ये बाहर निकलेंगे तो समझा जाएगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स आगे ले आया। अगर फतेह किस्म के मिसाइल्स या फतेह किस्म के रॉकेट्स बाहर आते हैं, फतेह 1 हो गया, फतेह 2 हो गया, या ये फतेह 4 भी हो गया, तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वेपन से जो है वो जवाब दे रहा है। और हमारा जो एडवर्सरी है उसे भी और हमें भी उनकी पोजीशंस का जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि आइडिया होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की ये फोर्स जो है वो बैठी हुई है, और इस रेंज से अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी वेपन फायर किया जाता है तो वो किस किस्म का होगा। फिर एस्केलेशन जो है उसको भी काउंट किया जाता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये रॉकेट फोर्स बनाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक वेपनरी और जो कन्वेंशनल वेपनरी थी उसको अलग-अलग कर दिया, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में एडवर्सरी को ये एम्बिग्विटी ना रहे कि पाकिस्तान किस किस्म का जो है वो वेपन हमारे सामने लेके आ रहा है, या किस किस्म का वेपन जो है वो फायर किया गया। और वो जिस तरह कहते हैं ना कि किसी गलत फहमी में कोई गलत कदम जो है ना दूसरी तरफ से उठाया जाए ना हमारी तरफ से उठाया जाए, और क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए कि जी ये हमारे कन्वेंशनल वेपन्स हैं, अगर ये चलते हैं तो आपने इनको किसी भी तरह से स्ट्रेटेजिक वेपन जो है वो कंसिडर नहीं करना। तो ये एक किस्म के आप कह लें कि एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उनमें भी आ जाता है कि अगले को क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि जी को पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल फायर किया जा रहा है ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं लेके आ रहा, ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो हथियार लेके नहीं आ रहा, ये एक कन्वेंशनल वेपन है। ठीक है, उसका जवाब भी कन्वेंशनल वेपन से ही दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी काबिल कबूल होते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स तो खैर उनकी, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो इंसैनिटी है, ना वो होने चाहिए ना उनको बनाना चाहिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया के अंदर एक कैंपेन चली थी ग्लोबल जीरो के नाम से, जिसमें सारे ये कहते थे कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका के पास भी नहीं होने चाहिए, रशिया के पास भी नहीं होने चाहिए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, किसी के पास नहीं होने चाहिए। अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन होगा तो दूसरा जरूर रखेगा, दूसरा रखेगा तो तीसरा भी रखेगा, तीसरा रखेगा तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो इसका एक ही हल है कि ग्लोबल जीरो होना चाहिए, कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए।
लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इंसान जो है वो इतनी अच्छी सोच के मालिक नहीं बने, और अभी भी इंसान एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि वो सोचते हैं कि बस इसको ख़त्म ही कर देना। मैंने कम्युनिस्ट समझते थे कि हमने कैपिटलिस्ट को ख़त्म कर देना है, कैपिटलिस्ट कहता था कि हमने कम्युनिस्ट को ख़त्म कर देना है, और ये सिलसिला जो है वो तब से चलता आ रहा है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो बहरहाल ये एक तीसरी सोच है मेरी कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनको अलग अलग कर दिया। चौथी सोच मेरी ये कहती है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने ये जो ईरान और इसराइल का हाल देखा है ना, क्योंकि ये ठीक है, ये तो 12 दिन की जंग अभी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले यमनियों के साथ भी इजरायलीज जो है वो ये एक्सचेंज करते रहते थे। यमनी इजरायलीज के ऊपर क्रूज मिसाइल मारते थे, बैलिस्टिक मिसाइल मारते थे, ड्रोन मारते थे। इजरायलीज जो है वो अपनी एयरफोर्स ला के यमन के ऊपर हमले करते थे। अमेरिका यमन के ऊपर अपनी एयरफोर्स से हमले करता था। तो ये चीज़ें देख के जो सबक हासिल किया गया है वो ये है कि अब आपके पास एक बहुत बड़ी रॉकेट फोर्स होनी चाहिए। अब आप अपने मुल्क से ठीक है, पहले भी थे ये मिसाइल्स, पहले भी थे, बाबर पहले भी था, अब्दाली पहले भी था, गौरी पहले भी था, शाहीन पहले भी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो एक नई फोर्स खड़ी की गई है, इसके बाद मिसाइलों की एक बड़ी तादाद तैयार की जाएगी और इस फोर्स के हवाले और इस फोर्स के अंडर जो है वो दे दी जाएगी, और ये फोर्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से अलग होके अपने टारगेट्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट किया करेगी, और जंग की सूरत में उन टारगेट्स के ऊपर अपने इकट्ठे किए हुए वेपनरी जो है वो इस्तेमाल करेगी। साथ पांचवी सोच मेरी ये कहती है कि कुछ पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो कह लें कि शेयर की गई हैं, कम नहीं की गई, मैं कहता हूं कि शेयर की गई हैं। कि जिस तरह से एक जंग होती थी, कोई मामला होते थे, तो एयरफोर्स टू एयरफोर्स ही काम जो है वो किया जाता था। लेकिन अब अगर थोड़ी सी जंग कोई प्रोलॉन्ग करती है और मामला एयरफोर्स से जो है वो आगे चले जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये रॉकेट फोर्स जो है वो पहले आगे आ जाएगी। आर्मी और जो नेवी है वो फिर भी थोड़ा सा पीछे ही रहेंगी, वो फुल फ्लैज जंग की सूरत में आगे आएंगी। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि अब एयरफोर्स जो है उससे एक दूसरे को जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद ये रॉकेट फोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखें, इंडिया ने भी यही किया। इंडिया को पता लग गया था कि उसकी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, तो इस वजह से उसने आखिरी दिन फिर जो है वो दोबारा से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो मारना शुरू कर दिए थे। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान ने भी ये रॉकेट फोर्स तैयार करके यही जवाब दिया कि अगर आप कन्वेंशनल मिसाइल्स हमारे ऊपर मारेंगे तो फिर हम भी अपने कन्वेंशनल मिसाइल्स जो हैं वो आपके ऊपर मारेंगे। एयरफोर्स तो ठीक है, काम करेगी अपना, लेकिन आप अगर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हमारे पे फेंकेंगे तो हमारी तरफ से बाबर भी जाएगा, फतेह 1 भी जाएगा, फतेह 2 भी जाएगा। तो बहरहाल ये एक मेरी सोच थी इस सारी रॉकेट फोर्स के हवाले से, फतेह 4 मिसाइल के हवाले से। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।